13 राज्यों की 88 सीटों पर आज शाम थम चुका है प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन। भाजपा मुख्यालय में मीडिया सेंटर का सीएम ने किया उद्घाटन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस चेहरा देखकर देती थी योजनाओं का लाभ। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मोती झील में जनसभा। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। खरीदा गया नामांकन पर्चा, कल कराएंगे नामांकन। उन्नाव में डिंपल यादव का रोड शो। इंडी गठबंधन प्रत्याशी अनु टंडन के समर्थन में मांगे वोट। डिंपल की जीत में अनु टंडन को नहीं मिली जगह। लखनऊ में बीजेपी विधायक अजय सिंह के तुलसी रियल एस्टेट के कार्यालय पर ईडी का छापा। सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवान मौजूद रहे हैं। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद राजवीर का निधन हुआ है। हार्ट अटैक से राजवीर का निधन हुआ है। भाजपा ने इस बार राजवीर का टिकट काटा था। अनूप वाल्मीकि को दिलेर की जगह टिकट दिया था। तो बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का निधन हुआ है। इस वक्त की अहम खबर, और हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद राजवीर का निधन हुआ है। हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद थे राजवीर दिलेर। हार्ट अटैक से राजवीर दिलेर का निधन हुआ। इस वक्त की ये अहम खबर। तो बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का निधन हुआ है। इस वक्त की ये अहम खबर हाथरस से आपको दिखा रहे हैं। हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद थे राजवीर दिलेर। हार्ट अटैक से सांसद राजवीर का निधन हुआ। आपको बता दें इस बार राजवीर को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उनकी जगह भाजपा ने इनका टिकट काटकर दूसरा प्रत्याशी घोषित किया था। हाथरस सुरक्षित सीट से मौजूदा सांसद थे राजवीर। तो हार्ट अटैक से राजवीर का निधन हुआ है। भाजपा ने इस बार राजवीर का टिकट काट दिया था। अनूप वाल्मीकि को राजवीर की जगह प्रत्याशी बनाया गया था हाथरस से। तो ये बड़ी खबर सामने आई है कि मौजूदा सांसद हाथरस सुरक्षित सीट से मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर का निधन हुआ है। हार्ट अटैक से सांसद राजवीर दिलेर का निधन हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हाथरस से। भाजपा ने इस बार राजवीर दिलेर का टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। तो हाथरस से ये अहम खबर, बीजेपी के मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। यह अहम खबर, हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद थे राजवीर दिलेर। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, राजवीर दिलेर का निधन हुआ है, मौजूदा सांसद थे। इस बार उनका टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया गया था। बिल्कुल, तौर पे जिस तरीके से आज राजवीर दिलेर का जो निधन हुआ है, काफी शोक की बात है। और इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से उनका अटैक की वजह बताई जा रही कि अटैक आया है जिसकी वजह से उनकी जो है मौत हुई है, तो ये घटना सामने निकल गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनको जो है उम्मीदवार बनाया था अपना, उसको लेकर के जो है बातें सामने निकल के आ रही थी। संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजवीर दिलेर की मौत हुई है, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। बनाया था और अभी
ये दुखद खबर सामने आई है कि राजवीर दिलेर का निधन हो गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। बीजेपी विधायक के कार्यालय पर ईडी का छापा पड़ा है। अजय सिंह के कार्यालय पर ईडी का छापा पड़ा है। तुलसी रियल एस्टेट नाम से इनका कार्यालय था। बस्ती की हरैया सीट से मौजूदा में बीजेपी के विधायक हैं अजय सिंह। तो गोमती नगर के पत्रकारपुरम में स्थित सहारा प्लाजा में विधायक का कार्यालय है। गोमती नगर में तुलसी रियल एस्टेट के नाम से इनका कार्यालय है। ईडी का छापा यहां हुआ। ईडी के अफसर सुबह से ही यहां पर डेरा डाले हुए थे। बुधवार को सहारा बाजार के अधिकांश कार्यालय और दुकानें बंद रहती हैं, जिसकी वजह से आज इस कार्यालय में भी बंदी थी। तो बंद कार्यालय का ताला तोड़कर ईडी के अफसर अंदर घुसे हैं। कार्यालय के अंदर ईडी के अफसर छापेमारी कर रहे हैं। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में ईडी की रेड हुई है। पहले भी इनकम टैक्स की रेड मैंने झेली है, विधायक का ये कहना है। सिर्फ विरोधियों पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती है, सत्ताधारी लोगों पर भी ईडी कार्रवाई करती है। तो ये विधायक का कहना है, सत्ताधारी लोगों पर भी ईडी की कार्रवाई होती है। मेरे यहां ईडी की रेड विपक्षी दलों के लिए ये करारा जवाब है। देखिए, सुबह सुबह हमको ये जानकारी हुई कि हमारे जो लखनऊ के गोमती नगर में जो मेरा कार्यालय है सहारा प्लाजा में, वहाँ पर ईडी के लोग आए हुए हैं। कुछ सादी वर्दी में और कुछ वर्दी में आए हुए हैं। ये जानकारी मुझे मिली, लेकिन आज चूंकि बुधवार है, कार्यालय बंद है। कल मेरे यहाँ पता है कि कल हमारे यहाँ बुधवार कार्यालय बंद बेटी का बुधवार को कार्यालय बंद रहता है या कोई बंदी है वहाँ की? नहीं, वहाँ बंदी थी। कार्यालय बुधवार को कार्यालय बंद रहता है। तो वहाँ पर ईडी के लोग अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि सूचना है। लेकिन चूंकि हमारा कार्यक्रम था, तो हमारे सभी लोग, हम, हमारे छोटे भाई अम्बे सिंह, भतीजी की शादी में, भतीजी के हमारे तिलक का समारोह था, तो हम लोग तिलक चढ़ाने गए थे और वहाँ पर मौजूद हैं ईडी के लोग। ऐसी तो कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, मौजूदा बीजेपी विधायक अजय सिंह के रियल एस्टेट कार्यालय पर आज ईडी की छापेमारी हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मौजूदा इस समय जो है हरैया से विधायक और दूसरी बार विधायक बने हुए हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। इनका एक तुलसी रियल एस्टेट के नाम से जो है वो कंपनी है, जिसमें जो है रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। और सहारा के सेकंड फ्लोर, जो सहारा प्लाजा है, उसके सेकंड फ्लोर पे इनका कार्यालय था। आज सुबह जो है ईडी की टीम इनके कार्यालय पे पहुंची थी। वहां पर जो है वो ताला बंद था, तो ईडी की टीम ने, जो मजिस्ट्रेटी होती है, उसको बुला के ताला तोड़ के वहां से जांच कर रही है। और आपको बताएं कि इस ग्रुप से जुड़े कई अन्य लोग भी जो है ईडी कई लोगों के घर पे ईडी ने छापेमारी की है। और कई ग्रुप, जैसे प्रयागराज है, लखनऊ है, और तमाम जगहों पर जो इनका कारोबार है, वहाँ ईडी की जो है रेड पड़ी हुई है। कौशलेंद्र, एक अहम सवाल है। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भाजपा पर ईडी और सीबीआई को लेकर करारा प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक के कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई, और खुद विधायक ने भी कहा है कि विपक्षियों के यहां ही ईडी की कार्रवाई नहीं होती है, सत्ताधारी पार्टी के जो नेता या विधायक या जिनके यहां केंद्रीय एजेंसियां समझती हैं, उनके यहां छापा डालते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ईडी और जो जांच एजेंसी है वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होनी भी चाहिए लोकतंत्र के लिए जो है। तो अब जो कार्रवाई जो हो रही है, अब इससे जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो तमाम जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ईडी सीबीआई सत्ता पक्ष की आज जो है मोदी सरकार की इशारे पे काम कर रही है। तो ये कहीं न कहीं जो है छापे से अब जो है उन विपक्षी पार्टियों के जो है अब जो है विपक्षी पार्टी को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब मुखर हो जाएगी। अगर ईडी सीबीआई का नाम अगर विपक्षी पार्टी लेगी, तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि तो ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं हमारे पार्टी के मौजूदा विधायक के यहाँ भी पड़े हुए हैं। और आपको बताएं, 2012 से पहले अजय सिंह के यहाँ आईटी की भी रेड पड़ी थी, तब भी ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आपको याद होगा कि कई जगहों पे आईटी की रेड पड़ी थी,
उसमें इनका भी नाम आया था कि इनके भी घर पे आईटी की टीम गई थी और जांच की थी। तो ये सब चीजें जो है, हालांकि इनके यहाँ क्योंकि बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कारोबारी हैं और ये मल्ले भी हैं, तो इन्हीं पे कहीं न कहीं जो राडार था और भारतीय जनता पार्टी को अब बीएचयू को मुंह तोड़ जवाब देने का जो है एक मौका मिल गया है कि देखिए अगर ईडी सीबीआई अगर सत्ता पक्ष के इशारे काम करती तो हमारे विधायक के यहाँ जो रेट पड़ती। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, विधायक अजय सिंह ने अपने बयान में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि विरोधी दलों के लिए, विपक्षियों के लिए ये करारा जवाब है कि सत्ता पक्ष के विधायक के यहाँ भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, जो भी आरोप लगाते थे, उन्होंने खुद कह दिया कि ये उन लोगों के लिए है तो देख लें कि किस तरह से इस देश में काम हो रहा है, किस तरह से ईडी सीबीआई काम कर रही है। अगर जो है सत्ता पक्ष की सारे काम करते तो आज उनके यहाँ एक रेड न पड़ती। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि विधायक अजय सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मुखरता से इस बात का जवाब देते हुए कहा कि विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए यह करारा जवाब है कि सत्ता पक्ष के विधायकों और नेताओं के यहाँ भी ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी होती है। विधायक ने मुखरता से इस बात का मीडिया के सामने जवाब दिया। तो आपको बता दें कि मौजूदा विधायक अजय सिंह जो हरैया बस्ती से विधायक हैं, उनके कार्यालय पर जो तुलसी रियल एस्टेट के नाम से उनका कार्यालय है, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है और अभी फिलहाल छापेमारी जारी है। अब निकल कर क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां डीएम सूरपाल गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। आपको बता दें voters.eci.gov पर अपना वोट देख सकते हैं। मतदान के लिए 3,368 बूथ बनाए गए हैं। सूरपाल गंगवार ने बताया कि पिछली बार 35 लाख में 15 लाख वोटर्स ने मत का प्रयोग किया था। इसे दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक विधानसभा में डबल बूथ होंगे। मतदाता बूथ लोकेशन.in पर जाकर अपने बूथ की लोकेशन भी जान सकते हैं। लखनऊ में 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 20 मई 2024 को वोटिंग होगी। यहां पर लखनऊ लोकसभा, मोहनलालगंज लोकसभा के सामान्य निर्वाचन हैं और 173 विधानसभा के उपचुनाव हैं। इनकी सभी की वोटिंग 20 मई को लखनऊ में होगी। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज यहां हमने एलडीए के सभागार में सभी अधिकांश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को बुलाया हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर देती थी। आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र को देखकर हम कह सकते हैं कि एक तरफ बिना भेदभाव के मोदी ने 10 साल काम किया है, वहीं 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि से क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है।
भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस, आईआईटी, आईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सपा ने कन्नौज सीट से कई बार उम्मीदवार बदले, लेकिन अब सामने आया है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, सपा महासचिव और सांसद, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया। आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो गया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। इत्र नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपको बता दें, कल ही तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी फाइनल हुई थी। उसके बाद आज नामांकन पत्र खरीदा गया और अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई। कल अखिलेश यादव नामांकन 12 बजे के आसपास नामांकन भरेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी अपने उम्मीदवार बदल चुकी है। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपको जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आप कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जल्द वोटिंग होने जा रही है। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बीच अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर नजर आए। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर्स पर लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। इससे पहले अमेठी से उम्मीदवार बनने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि देश के हर कोने में इस पर चर्चा चल रही है, ये जनता की पुकार है। उन्होंने कहा था कि वह लोगों की कड़ी मेहनत को समझते हैं। अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, उनके क्षेत्र में जाऊं और उनकी समस्याएं सुनूं ताकि वे प्रगति कर सकें। मैं भी राजनीति में आने का इच्छुक हूं, लेकिन निर्णय सही समय पर लिया जाएगा, अभी कोई जल्दी में नहीं है हम। अब बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा इलेक्शन 2024 मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों को देने की है। यूपीए सरकार अपने शासनकाल में पूर्व चीफ जस्टिस व कांग्रेस सांसद रंगनाथ मिश्रा कमीशन सिफारिशों को लागू करना चाहती थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में 6% अल्पसंख्यक समुदाय को देने की बात कही गई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इटावा से है, जहां जनपद के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और डिंपल यादव के लिए वोट भी मांगे। वहीं भाजपा पर जमकर हमलावर भी नजर आए अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के लगातार अब की बार 400 पार के दावे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे उच्च नेतृत्व हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी किस तरीके से भाषा बदली है।
मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग उन पर सख्ती करेगा। चुनाव आयोग कोई ना कोई कार्रवाई ऐसे लीडर्स पर जरूर करेगा जो चुनाव का ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। उनके भाषणों पर हार का रुझान साफ तौर से दिखाई दे रहा है। अगर हार ना रहे होते तो ये भाषा नहीं होती। और जिन्हें 400 पार का नारा देना था वह आज क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने 400 पार का नारा दिया है उनकी भाषा क्या है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। किसान, नौजवान, व्यापारी और आम जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। मां की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी, क्योंकि संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार भी बचेंगे। संविधान बचेगा तो हमें हमारा आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। यही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, वह हमें संजीवनी देता है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता इस बार बदल देगी। जो बातें रखी हैं वो सब झूठ थी, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, हम आप लोग भी कभी कभार एक दूसरे की मदद करते हैं, चंदा देते हैं। बहुत सारे साथी होंगे उन्होंने अपने जीवन में चंदा दिया होगा। चंदा 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए है, 1000 में हो सकता है, 10,000 हो सकता है। बहुत संपन्न है तो 1 लाख भी देगा, 2 लाख दे देगा, लेकिन कोई 1000 करोड़ नहीं देगा, 600 करोड़ नहीं देगा, 500 करोड़ नहीं देगा। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा लिया, ये चंदा कहना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, और शायद इतना वसूली किसी ने इतिहास में नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूली की है। वो हमारे मुख्य जो चैनल हैं ये कभी नहीं दिखाते, ना चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं या अखबार है, उन्होंने एक आध बार चर्चा तो की होगी, लेकिन उसके बाद कभी भी जानकारी नहीं दी किसी को कि आखिरकार इतना हजारों करोड़ का चंदा कैसे बीजेपी ने ले लिया। और जो बात खुल करके आई है वो यही बात खुल करके आई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट को सारे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा वसूला है। 1000 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने प्रचार कर करके वैक्सीन लगवाई, उस कंपनी से भी चंदा वसूला इन्होंने। कम से कम हम उससे बच गए। सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई। तो हैं कुछ लोग बचे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, न केवल भारत में और हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया।